नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल टॉप और मैं हूं निखिल। ये है हमारी खास पेशकश रखवाले जिसमें हम रक्षा मामलों पर बात करते हैं। चुशुल में चीन के साथ कोर कमांडर स्तर की बातचीत का एक और दौर पूरा हो गया है। इसमें क्या हुआ, इस पर बात होगी। इन खबरों के बीच कि पाकिस्तान ने भी सीमा पर अपनी मौजूदगी बढ़ाई है और चीन ने लद्दाख में एक और मोर्चा खोल दिया है। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि अफगानिस्तान में अमरीकी फौजियों पर कौन सुपारी रख रहा है उनके सिर पर। इन सारे मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं रक्षा विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार संदीप पुनिथन। बहुत बहुत स्वागत है संदीप आपका। थैंक यू निखिल। संदीप, हम शुरू वहीं से करना चाहते हैं जहां पे हमने पिछली बार छोड़ा था। हमने दर्शकों को बताया था कि चीन के साथ हमारी कई दौर की बातचीत चल रही है सीमा विवाद को लेकर के। चुशुल में पहली दो बैठकें मोल्दो में हुई, अब एक चुशुल में भी हुई है और बहुत लंबी बैठक हुई है। आपकी क्या जानकारी है कि इस बैठक में क्या निकलकर सामने आया है? धन्यवाद निखिल। जो चुशुल में जो तीसरा हमारा मीटिंग हुआ है, बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड, काफी सारा समय लगा है उसे। 12 घंटे करीब ये इस तरह के दो मीटिंग पहले भी हो चुके हैं। ये हमें बात ये कहलाता है कि कितनी कॉम्प्लिकेटेड ये इश्यू है कि पहली बार है कि हम इतने बहुत सारे फ्रंट्स पे हम बात कर रहे हैं। इतने सारे विवाद हैं। नॉर्मली जो है इनकी इंकर्जन पैटर्न एक ही जगह पे है। कभी कभी होता है कि हम भी चले जाते हैं और फिर उन्होंने ट्रेड ऑफ कर देते हैं कि आप यहाँ से निकाल दो और हम यहाँ से विड्रॉ कर दें। लेकिन इस बार जो है बहुत ही बड़े पैमाने पे उन्होंने इनको इंकर्जन किया है और ये बहुत ही विचित्र टाइप का डिप्लॉयमेंट किया है उन्होंने। पहली बार हुआ है 1962 जंग के बाद। तो इसको समझने में और इसको सुलझाने में हमें बताया जा रहा है कि काफी टाइम लगेगा, काफी महीने लग सकते हैं। सिर्फ ये पॉइंट्स प्रस्तुत करने पे ही इतनी वक्त गुजर जाती है वहां पर वो मीटिंग में कि पहले हम अपने पॉइंट्स प्रेजेंट करते हैं, फिर वो पॉइंट्स प्रेजेंट करते हैं और इस वार्तालाप में ही काफी समय लग जाता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि हमारी साइड को ये लगने लगा है कि चीन डेलिबरेटली डिलेइंग टैक्टिक्स यूज कर रहे, किसी वजह से वो जल्दी इस मामले का हल नहीं निकालना चाहते हैं। हमें लगता है कि ये किसी कारणवश इसे एक्चुअली प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं डिस्कशन को, कुछ और महीने तक खींच लेने का, ताकि उनके इंकर्जन सॉलिडिफाई हो जाएं। जी जी बिल्कुल। तो इसीलिए हमारा ये सोचना ये है कि ये शायद अगस्त और सितंबर तक भी चल सकता है। ये काफी लॉन्ग डिप्लॉयमेंट किया उन्होंने और देखिए वो जो आए हैं एक खास मकसद से आए हैं वहां पर। ये कोई अनप्लान्ड इंकर्जन नहीं है कि वो आके बैठ गए और फिर हमसे डिस्कस करेंगे और फिर वापस चले जाएंगे। एक काफी सोच समझ के उन्होंने ये इंकर्जन किया है। एक बहुत ही एक बड़ी गंभीर मिलिट्री प्लान का उन्होंने ये प्रदर्शन किया वहां पर। और हो सकता है कि जो ये प्लान के मुताबिक ही वो चल रहे हैं कि हम किसी तरह इसे प्रोलॉन्ग करते जाए जुलाई अगस्त सितंबर तक, जब तक विंटर ना आ जाए तब तक हम उसको खींचते रहे। किसी कारणवश वो ऐसे इसको प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं। यही हमारा एक अनुमान है। ये टॉक्स का यही एक तरह से उन्होंने डिलेइंग टैक्टिक्स अपना रहे हैं इसमें। संदीप, जैसा कि दर्शक जानते हैं, आपने उन इलाकों का दौरा किया है अलग अलग समय पे अपने करियर में। क्या भौगोलिक स्थिति है वहां की? क्या वहां पे अगस्त और सितंबर के बाद भी रुका जा सकता है जब ठंड बढ़ने लगती है? निखिल, ये एरिया जो है हाई ऑल्टीट्यूड डेजर्ट है। लद्दाख जो पूरी है एक बिल्कुल वहां पे कोई ग्रास नहीं ग्रो करती है, बिल्कुल बैरन है। हाई ऑल्टीट्यूड है, 15 से 16,000 फुट की ऊंचाई पे है और वहां की जो विंटर है उसकी मतलब आप कल्पना ही नहीं कर सकते कितनी ठंड है वहां पर। कि ये तो श्रीनगर तो वैसे ही मतलब विंटर तो वहां पे बहुत ही ये इम्पैक्ट होता है। यहाँ पे जिस तरह की जो सर्दी आती है, जो द्रास वगैरह एरियाज में, द्रास जो जैसे जगह है, वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ है जहाँ पे लोग रहते हैं। 40 या 50 डिग्रीज जीरो के बिलो जीरो हो जाती है टेम्परेचर, मतलब रहना नामुमकिन है। तो अब जैसे कि वहां पे क्या करते हैं, विंटर स्टॉकिंग एक नाम की चीज है जो वो शुरू करते हैं अभी से, मतलब अप्रैल मई जून से उन्होंने विंटर शुरू कर देंगे, शुरू कर दिया उन्होंने।
बहुत कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि ये सारे जो हमारे माउंटेन पासेस है वगैरह वो सारे ब्लॉक हो जाते हैं सितंबर में, जब स्नोफॉल शुरू हो जाती है। तो आपको लद्दाख जाने की कोई सिर्फ एरियल रूट ही खुली रहती है, बाकी सारे जो माउंटेन पासेस वगैरह है सब बंद हो जाते हैं। तो इसलिए आपको सारे जो फ्यूल ऑयल या सप्लाईज, राशन, पानी वगैरह सब आपको स्टॉक करना पड़ता है। तो यही वो देख रहे हैं हम कि अगर क्या चीन भी ये कर सकती है, क्या वो भी विंटर के लिए प्रिपेयर है जिस तरह की हम होते हैं। और आपको याद रखना होगा कि हमने एक्चुअली एडिशनल फोर्सेस भी डिप्लॉय किए हैं इस बार। हाँ, मैं वही पूछ रहा था कि हमने गैरिसन्स को तो हम सप्लाई कर सकते हैं, रेगुलरली हम करते हैं, सियाचिन में भी हमारा डिप्लॉयमेंट रहता है, लेह में, कारगिल में एक जगह ब्रिगेड हेडक्वार्टर, एक जगह तो कोर हेडक्वार्टर्स है। हम वो उसकी हमारी लंबी ट्रेनिंग है, वो परंपरा का हिस्सा है। लेकिन एक इतना हैवी डिप्लॉयमेंट एलएसी पे रखना, क्या उसके लॉजिस्टिक्स हमारे पास हैं? तो अभी जो एडिशनल फॉर्मेशंस उन्होंने मूव किए हैं वगैरह, मैं नंबर नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन जो एडिशनल फॉर्मेशंस उन्होंने अब लद्दाख वाले थिएटर में मूव किए, उनको केटर करने के लिए अभी थोड़ा और उनको मेहनत करना पड़ेगा, बहुत सारे और स्टॉकिंग करना होगा, उनके शेल्टर की बंदोबस्त करना होगा, कॉम्प्लिकेटेड इशू है। तो हम तो एक्चुअली मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि हम वहां बैठे थे कई सालों से, और खासकर कारगिल के बाद जैसे हमने एक और डिवीजन वहां पे, इनफैक्ट एक पूरी कोर लगा दी वहां पर। कारगिल पहले तो डिवीजन एरिया थी, वो मतलब ले डिवीजन थी, और अब उन्होंने एक कोर एरिया कर दिया, मतलब 2 डिवीजन है वहां पर, और अब और भी एडिशनल डिवीजन आ गए। तो हमारे उतनी कठिनाई नहीं है जितना चाइना के साथ हो सकता है, क्योंकि वो पहली बार है कि नंबर्स में आके वो बैठ गए हैं सीमा पर। तो शायद उनको बहुत तकलीफ हो सकती है, काफी कष्ट हो सकता है वो इस तरह की जो विंटर में बैठने का। तो एक्चुअली ये एक अगर हो सकता है ये विंटर तक खिंच जाए ये जो डिप्लॉयमेंट है, तो ये तो चाइना को काफी क्या डिस्कम्फिचर हो सकती है इस विंटर डिप्लॉयमेंट से, क्योंकि वो इस तरह की डिप्लॉयमेंट कभी किए नहीं आज किया नहीं है। क्योंकि हम जो करते आ रहे हैं, हम तो काफी सालों से हम एक्सपीरियंस्ड हैं, सियाचिन के टेन्योर का एक्सपीरियंस है, लेह लद्दाख में बहुत सारे हमारे ट्रूप्स रहते हैं, हमेशा फॉरवर्ड डिप्लॉयड रहते हैं, जबकि इनके जो ट्रूप्स हैं वो ज्यादातर पीछे रहते हैं, बैक रियर एरिया में बैठे रहते हैं, और ओकेजनली वो पेट्रोल करते आते हैं। तब इस तरह के फ्लेयर अप्स होते हैं। संदीप, एक जानकारी जो प्रेस में आ रही है, सूत्रों के आधार पे लोगों ने दावा किया है कि चाइना भी काफी मोबिलाइज कर रहा है, अब पाकिस्तान भी काफी अपनी सेनाएं मोबिलाइज कर रहा है। क्या इस बात में कोई तथ्य है? निखिल, जो मैं इसे कैसे देखता हूं, एक चेस गेम की तरह है ये जो इंडिया और चाइना के बीच वाला जो ये स्टैंड ऑफ जो है, वो दो चेस के शतरंज के खिलाड़ी खेल रहे हैं, और वो मतलब एक अपने पीसेस मूव कर रहे हैं चेस टेबल पे। जैसे कि हमने जैसे फ्रांस को बुला लिया है, फ्रांस से हमें सपोर्ट किया, ये आ गया, तो एक पीस मूव हो गया वहां पर, यूएस ने सपोर्ट दिया, दूसरे पीस आ गए। तो इस तरह से चाइना भी बिल्कुल ऐसे ही कर रही है कि वो पहले पाकिस्तान को एक्टिवेट करती है, फिर अपने फोर्सेस डिप्लॉय करती है। इस तरह की एक चेस है, एक स्टेरिंग मैच है, जो स्टेरिंग कॉन्टेस्ट है उस टाइप का है। तो वो देखना चाहते हैं कि पहले कौन ब्लिंक करता है या पहले कौन पीछे हट जाता है। तो उस तरह की कोशिश, वो सारे प्रेशर लगा रहे हैं कि हम अब देख लीजिए, हम इस फ्रंट पे अब हमने ध्यान दिया है चाइना फ्रंट पे, तो उन्होंने दूसरे फ्रंट को थोड़ा एक्टिव किया, पाकिस्तान से कुछ न्यूज खबर निकाले कि शायद हो सकता है हम यहाँ से भी आ जाएं। तो इस तरह की जो कॉम्प्लिकेशन हमारे मिलिट्री प्लानर्स के अंदर वो पैदा कर रही है। तो बहुत ही एक हाई लेवल की एक चेस गेम है जैसे कि। तो ये सारे जो है इसी लेंस से मैं देखता हूँ। अच्छा, तो और ये जो स्टीयरिंग मैच का एक और फ्रंट खोल रहे हैं, ये जुमला बहुत इस्तेमाल होता है टू फ्रंट वॉर, खासकर वायुसेना के स्क्वाड्रन्स की संख्या में। क्या सेना की तैयारी भी इस तरह से है कि वो एलएसी को भी ध्यान रख सकती है और एलओसी पे भी ध्यान रख सकती है? निखिल, जो टू फ्रंट वॉर की जो बात चल रही है, काफी सालों से दोनों नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों ने तैयारी की है इसकी, काफी सारी इनकी ट्रेनिंग हो चुकी है। और हाल ही में आपने देखा ही होगा, 2-3 साल पहले इंडियन एयरफोर्स ने एक बहुत ही गगन शक्ति नाम की एक एक्सरसाइज किया उन्होंने, जहां पे उन्होंने प्रैक्टिस किया कि कैसे वो 2 फ्रंट्स को टैकल कर सकते हैं। और इनमें बहुत सारी कमियां भी आ गई हैं जो उन्होंने एड्रेस करने की कोशिश की है। जैसे उन्होंने S-400 की मांग की है, साइन किया है गवर्नमेंट ने, एडिशनल फाइटर्स की मांग की है,
36 जो रफेल तो आ ही रहे हैं, उनके अलावा और भी रफेल्स की बात चल रही है, और फिर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, बहुत सारे फोर्सेस की बिल्डअप की बात कर रहे हैं। तो ये टू फ्रंट वॉर जो है हमेशा इनके जहन में है, प्लानर्स, मिलिट्री प्लानर्स के जहन में हमेशा रहता है कि देखिए हो सकता है हमें दोनों साइड को एक साथ फाइट करना पड़े, ऐसा हो सकता है सिचुएशन। तो उनका जो कहना है, जो मोटा मोटी जो है ये कि अगर हम पाकिस्तान के साथ फाइट करेंगे तो चाइना शायद ज्वाइन नहीं कर पाएगी, लेकिन अगर हम चाइना के साथ अगर हमारा कोई स्टैंड ऑफ या मुठभेड़ हो जाए तो 100% उनको लगता है कि कैच करना चाहेगा उस चीज को, ज्वाइन करेगी। तो ये हमेशा उनके मन में रहता है, इसीलिए एक बाहर के एक बैलेंसिंग पावर की हमेशा जरूरत पड़ती रहती है हमारे प्लानर्स को। जैसे आपने 1971 में सोवियत यूनियन के साथ हमने फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन किया, 20 साल की ट्रीटी साइन की हमने, क्योंकि वो सोवियत यूनियन उस वक्त जो सोवियत यूनियन था उसको लेके हम चाइना को बैलेंस करना चाहते थे। हमें ऐसा नहीं था, इनको लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम पाकिस्तान से जुड़ रहे हो और जूझ रहे हो और चाइना वहां से अटैक कर ले, इसीलिए सोवियत यूनियन को हमने अपने साइड पर रख दिया कि देखिए आप थोड़ा वहां पे मोबिलाइज कर दीजिए ताकि चाइना इस थिएटर में ना एंटर कर ले। तो ये काफी सालों से है, और अभी रिसेंटली पिछले 5-10 साल से उन्होंने काफी सारा प्लानिंग भी किया है, मिलिट्री प्लानिंग भी किया है, और उनका ये अनुमान है कि वो दोनों साइड होल्ड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि दोनों साइड अटैक कर सकते हैं, दोनों साइड डिफेंड कर सकते हैं काफी हद तक। ठीक बात है। आगे हम बढ़ते हैं संदीप। चीन ने एक और मोर्चा लद्दाख में खोलने की कोशिश की है देपसांग प्लेन्स में। हम एक नक्शा भी स्क्रीन पर रखेंगे जब आप ये सारी बातें बता रहे होंगे। देपसांग के जो मैदान है उनका क्या महत्व है, चीन वहां पे क्यों आना चाहता है? निखिल, ये जो पूरे जो एरिया है देपसांग एरिया वगैरह, वो एक उसको एक सब सेक्टर कहते हैं, सब सेक्टर नॉर्थ जो है। और ये जो गलवान से ऊपर वाला जो इलाका है, जब गलवान से आप नॉर्थ चलते जाते हो हाईवे पर, DSDBO रोड पर काराकोरम पास तक जो है हमारी एक पोस्ट है, तो ये सारी एरिया जो है वहां पे देपसांग एरिया है। काफी एक स्ट्रेटेजिक एरिया है, क्योंकि अगर हम गॉड फॉरबिड अगर इसको कुछ हो जाए या इसकी डिफेंसेस को कुछ हो जाए तो चाइना और पाकिस्तान के जो कनेक्शन है वहां से हो सकती है, काराकोरम पास के नीचे। तो ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक एक वेड्ज जैसा कहते हैं, जैसे एक वेड्ज की बात करते हैं, ये एरिया जो है इस तरफ जैसे यहाँ देपसांग है, इस तरफ पे पाकिस्तान है और इस तरफ पे चाइना है। तो ये दोनों कंट्रीज के बीच में एक तरह की एक वेड्ज है। अगर इसे कुछ हो जाता है तो मतलब वो जो एक्सेस की बात करते हैं वो सीधे आ जाएगा उनके पास, सीधा आ जाएगा। दोनों एक मतलब हैंडशेक कर सकते हैं वहां पर। तो ये बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक एरिया है, इसलिए पिछले 10 साल से हमने काफी सारे इंप्रूवमेंट्स किए यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे कि बहुत ये DBO जो पोस्ट है वहां पे एक एयरफील्ड भी है, उन्होंने इनॉग्रेट किया। दुनिया का सबसे हाई ऑल्टीट्यूड एयर स्ट्रिप है यहाँ पर, उन्होंने उसको एक्टिवेट किया है। वहां पे ट्रूप्स हमने डिप्लॉय किए हैं काराकोरम पास के पास। तो एक बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक एरिया, शायद ये पूरी जो जम्मू एंड कश्मीर रीजन है ये उस रीजन की सबसे स्ट्रेटेजिक एक्सेस है देपसांग के बाद। और वहां जो जिस तरह से चाइनीज इनकर्शन या जिसकी खबरें हमारे पास आई हैं, बहुत डिटेल में नहीं है, कम से कम पब्लिक में, क्या किया है वहां पे चीन ने? क्या वहां पे भी पांगोंग सो टाइप का एक आकर के वो सामने बैठ गए या फिर वो फॉरवर्ड डिप्लॉयड है? क्या किया है? वो नो मैन्स लैंड पे जो बोलते हैं, वो नो मैन्स लैंड पे वो बैठ गए हैं वहां पर, और उनके पीछे उन्होंने काफी सारे टैंक्स और आर्टिलरी गन्स वगैरह डिप्लॉय किए। और इस वजह से आपने देखा होगा कुछ दिन पहले हमने ये अपाचे हेलीकॉप्टर जो है, एंटी टैंक हेलीकॉप्टर, उसके फोटोज बहुत सारे निकलने लगे मीडिया पे। तो हमने भी भेजा है वहां पे कि हमने देखिए आपने टैंक डिप्लॉय किया तो हमने एंटी टैंक हेलीकॉप्टर डिप्लॉय कर दिया वहां पर। तो इस तरह की सिग्नलिंग काफी हो रही है। और देपसांग एक वो एरिया है पूरे लद्दाख में जहां पर आप टैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि मतलब बहुत सारा 50-100 किलोमीटर के ये है, लेकिन लिमिटेड एरिया में मूव करने के लिए टैंक को यूज किया जा सकता है उस एरिया में, देपसांग एरिया में। ये 5 किलोमीटर इधर और 5 किलोमीटर उधर। एक टैंक का जो यूटिलिटी है वो एक मोबाइल पिल बॉक्स की तरह है, जो एक बंकर टाइप का है, मोबाइल बंकर की तरह यूज कर सकते हैं इन्फेंट्री को सपोर्ट करने के लिए। तो वो एक वल्नरेबल एरिया है, वो वहां पे आके बैठ गए।
और एक्चुअली ये सिर्फ देपसांग ही नहीं निखिल, ये पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल जो एलएसी है, लद्दाख की जो पूरी एलएसी है, वहां पर उन्होंने आके डिप्लॉय किया। उनकी अच्छा। एक हाईवे है जो बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक हाईवे है, G219 जिसको कहते हैं। जी हाँ। वो जियांग और तिब्बत को जो जोड़ती है एक हाईवे है। तो उस हाईवे को वहां से उन्होंने बहुत सारे ऐसे लैटरल रोड्स बनाए हमारे एलएसी की तरफ, और वहां से उन्होंने डिप्लॉय किया हर मतलब 10-20 किलोमीटर के फासले पे इस तरह के उन्होंने डिप्लॉयमेंट्स किए। और इनकी जो डिप्लॉयमेंट्स है, बड़ी एक विचित्र बात है इन डिप्लॉयमेंट्स के बारे में कि उन्होंने इनको कैमोफ्लेज करने की कोई जरूरत नहीं महसूस की है, कि वो सारे जो उनके डिप्लॉयमेंट्स है खुले में है उन्होंने किए, कि हम बहुत आसानी से उन्हें देख सकें, सैटेलाइट से भी दिखे, यहाँ से भी दिखे, या ड्रोन से या एयरक्राफ्ट से, ये सारे खुले में पार्क किया उन्होंने। तो इसका ये मतलब है कि उन्होंने मतलब टैक्टिकली उन्होंने डिप्लॉय नहीं किया है, सिर्फ एक तरह की जो मसल फ्लेक्सिंग है, एक लोगों को डराने के लिए, मतलब ये करने के लिए देखे चाइना आ गया है, हम कुछ कर बैठेंगे, इस तरह की जो है इंटिमिडेशन मसल फ्लेक्सिंग के तौर पे उन्होंने ये लिया है। ले टैक्टिकली डिप्लॉयड नहीं है। टैक्टिकल डिप्लॉयमेंट जैसे कि आप जंग में जाते हैं, उस तरह की जो है आप डिग करते हैं, बंकर बनाते हैं, फोर्टिफिकेशन बनाते हैं, और फिर उससे आगे आप बढ़ते हैं। तो उनका ये जो सारा जो है, किसी ने एक बहुत अच्छा एक अंग्रेजी में कहा है इसे, इसको बेलिजरेंट वॉर अवॉइडेंस कहते हैं, कि आप मतलब एक ऐसे करते हो, पोस्चरिंग करते हो, लेकिन आप किसी तरह से जंग लड़ने नहीं वाले हो, लोग मतलब इंटिमिडेट करके लोगों को वहां से ये करना है। तो वही उनका ज्यादातर मकसद लगता है हमें। लद्दाख से आगे बढ़ने से पहले संदीप, एक हमारा आखिरी सवाल है। ये बार बार सुनने को मिल रहा था कि पैंगोंग सो में जो फिंगर 4 पे सिचुएशन है, वो हो सकता है सॉलिडिफाई हो जाए उसी तरह, मतलब कम से कम पैंगोंग सो में हमें रियलिटी को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। अब जब वो बदल गई है, वहां कम से कम हमें एलएसी का रीड्रॉ हो जाना एक्सेप्ट कर लेना पड़ेगा, नक्शे पे नहीं तो कम से कम टैक्टिकली, क्योंकि उनका अरेंजमेंट तो वहां पे काफी भारी भरकम है और काफी परमानेंट है अपने नेचर में। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि वहां से डिसलॉज करना अब शायद मुश्किल हो जाएगा? निखिल, बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि जैसे आपने सैटेलाइट फोटोज में भी देखा होगा कि काफी सारा उन्होंने रोड और कंस्ट्रक्शंस वगैरह बना लिया है उन्होंने, वहां सॉलिडिफाई कर दिया एक तरह से उन्होंने। और वो एक्चुअली उन्होंने ठान के रख लिया कि हम आपको या फिंगर 4 से आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो वो एक ये, और हमारा जो कहना है कि देखिए, आपको मई से पहले वाला जो स्टेटस को आंटे हैं वो रिस्टोर करना है। इसके अलावा हम और कुछ ये अलाउ नहीं करने देंगे, क्योंकि अगर आप फिंगर 4 पे बैठ गए, इसका मतलब हम इतने सारे टेरिटरी हमने खो दिया है एलएसी, और वो अनएक्सेप्टेबल। और 2 पे तो हमारा गैरिसन है, आप वहां तक के आ जाओगे, कल खाओगे, वो भी आपका ही है। तो ये जो आपको समझना होगा निखिल की चीन की जो स्ट्रेटेजी है, उसको एक बहुत बढ़िया एक करार दिया है कि उसको सलामी स्लाइसिंग कहते हैं। वो ये नहीं कि आज या कल उन्होंने किया, वो काफी सालों से करते आ रहे, धीरे 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 वो अपनी फुटप्रिंट्स बढ़ाते जाते हैं। वो देखते हैं कि जहां तक जब रेजिस्टेंस हो जाए तो फिर वो मतलब वहां बैठ जाते हैं और फिर झगड़ा करने लगते हैं, और एक साथ कई सारे जगहों पे एडवांस करते रहते हैं धीरे धीरे। उनका जो मोटा जो मकसद समझ में आता है, वो एक तो इस सलामी स्लाइसिंग से वो क्या अचीव करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे जो सारी जो पोस्चर है, वो श्योक रिवर जो है नॉर्थ साउथ, काफी इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, उसके हम वेस्ट हो जाए। तो पूरी इंडियन फोर्स अगर श्योक रिवर के वेस्ट हो जाए, फिर उनकी जो एक मैं कह रहा था जो G219 रोड है, वो काफी हद तक वो सिक्योर हो जाएंगे उससे। तो इसलिए फिर एक हमारा ज्योग्राफिकल बैरियर रहेगा, हमको नदी पार करके जाना पड़ेगा। हमको एक्चुअली दूर हटाना चाहते हैं उस G219 रोड से, और ऐसे कोई पोजीशन हमें नहीं देना चाहते जिससे हम ऑफेंसिव या हमला कर सके उन पे, या लॉन्च कर सके। ये तो सारी जो है मिलिट्री थिंकिंग है उनकी, वो अभी से नहीं, काफी सालों से उन्होंने सोच किया और वो पुश करते जा रहे हैं। और ये जो उसकी ये डेडलाइन, मैं पता कर रहा था एक्चुअली, काफी सारे लोगों से बात कर रहा था कि ये इनकी जब ये कब शुरू हो गई इनकी जो प्लानिंग, तो ये 2005 से करीब शुरू किया उन्होंने। जबकि इनकी जो तिब्बत वाली जो रेल रोड उन्होंने वो लासा तक को उन्होंने जो रेल रोड बनाया है, वहां से चाइना और तिब्बत तक जो हाई ऑल्टीट्यूड एक रेलवे लाइन बनाया उन्होंने, उसके बन जाने के बाद वो मतलब एकदम सिक्योर हो गए।
और वो मतलब 2005 करीब उन्होंने इनॉग्रेट किया। उसके बाद उन्होंने ये सारे इंकर्शंस के जो पैटर्न है वो उन्होंने शुरू किया। हाँ, तो ये क्योंकि पिछले आप 15 साल का जो है एक स्ट्रेटेजी है, धीरे धीरे वो मतलब सब जगह जहां पे उनको टैक्टिकल एडवांटेज हो वहां पे वो आके कब्जा कर ले। जैसे पंगोंग सो की आप बात कर रहे थे, इससे मतलब वो एक डोमिनेटिंग इस पे आ जाएंगे, पोजीशन पे आ जाएंगे, और हम धीरे धीरे हमको वो लेके हम वेस्टर्न कोने में वो धकेलते रहेंगे। लेकिन इस बार उन्होंने काफी क्लियरली कहा है कि ये देखिए ये नहीं हो पाएगा, इसको हम अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है। अब थोड़ा हम भी वेस्ट की तरफ जाते हैं। पाकिस्तान के कराची में एक आतंकवादी हमला हुआ, काफी अनफॉर्चुनेट, वहां पे काफी लोगों की जान भी गई है। अच्छी बात ये रही कि उस ऑपरेशन को जल्दी कंक्लूड कर लिया गया और सारे जो मिलिटेंट्स थे, टेररिस्ट थे, उनको न्यूट्रलाइज भी किया गया। लेकिन इसके बाद जो चीजें हुई उसको लेकर के हिंदुस्तान में थोड़ा ऐतराज है, क्योंकि पाकिस्तान ने न सिर्फ बीएलए का नाम लिया है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, लेकिन उसमें उन्होंने हिंदुस्तान को घसीटने की कोशिश की है। और जो फवाद चौधरी हैं वहां के मिनिस्टर हैं इमरान खान के कैबिनेट में, वो बात को कुलभूषण तक के ले गए थे। ये पाकिस्तान का एक रेकरिंग रेटरिक है, वो लगातार इस तरह की बातें करते हैं। हम ये समझना चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो ये इल्जाम है कि उनके इंटरनल मैटर्स में हिंदुस्तान भी वाया बीएलए या बाकी जो उनके यहाँ के मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से दखल देता है, क्या इस बात में कोई तथ्य है? क्या इंटरनेशनली जो स्कॉलरशिप है कॉन्फ्लिक्ट में, क्या वो इस तरह से देखती है हिंदुस्तान के रोल को? निखिल, ये एक कहावत है ना हिंदी में कि चोर की दाढ़ी में तिनका। ये उसी टाइप की एक थिंकिंग है कि जो भी अटैक होता है पाकिस्तान में वो हमें ब्लेम करते रहते हैं, जबकि उनको पूरी तरह से पता है जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो बीएलए है, जिनको बैन किया गया था पिछले साल, यूनाइटेड स्टेट्स ने बैन किया, टेररिस्ट आउटफिट बताया उनको, ये जो है इंडिया में बेस्ड नहीं है, ये शायद अफगानिस्तान बेस्ड है, अफगानिस्तान में भी है, तो वहां से ऑपरेट करते हैं वो लोकल एक और ये कोई कल या परसों वाली बात नहीं है, काफी सालों से बलूचिस्तान मूवमेंट जो है 1947 से चलते आ रहे हैं। ये इनके जो एक सेपरेटिस्ट ये है, उन्होंने कभी अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं माना है। बहुत सारा ये इंसिडेंट्स हुए तब से 47 से, हर 10 साल वहां पे एक रिसर्जेंस होती है, एक प्रो इंडिपेंडेंस सेपरेटिज्म मूवमेंट की। और ये जो बीएलए है अभी रिसेंटली शुरू किया उन्होंने, जो उनका लेटेस्ट जो है 2003-2005 से शुरू किया उन्होंने। और आपको याद होगा जब जनरल मुशर्रफ थे, मिलिट्री डिक्टेटर जब रहे थे, उनके नवाब बुख्ती को उन्होंने असैसिनेट किया था, और उस वजह से काफी बहुत सारा ये रिजल्टमेंट पैदा हुआ था। उन्होंने फिर वो एक्चुअली उस वजह से उन्होंने मोबिलाइजेशन शुरू किया, ये ग्रुप्स एक्टिवेट हो गए। तो उनका एक अलग सा एक किस्सा है, एक अलग सी हिस्ट्री है, और मुझे नहीं लगता है कि हम उसमें इतनी इन्वॉल्व है जितना कि पाकिस्तान कह रही है। अगर ऐसा उनका मानना है तो फिर एविडेंस उनको प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमारे केस में अब जब देखिए मुंबई पे इतने सारे हमले हुए, हर केस में हमने प्रॉपर एविडेंस दिखाए, यहां तक कि उनके ट्रेन्ड सिटीजन को भी हमने पेश किया था, अजमल कसब 26/11 में। और हर अटैक में, हर मुंबई हो या जेएनके हो, दिल्ली हो, जहां कहीं भी उन्होंने अटैक किए, ये डायरेक्ट पाकिस्तान हाथ का मतलब ये हो गया है। हमें सबूत मिला है हमेशा, हर बार बिल्कुल सबूत के साथ हमने अपने एलिगेशंस किए। ये पाकिस्तान जो कहते हैं कि हमेशा ब्लेम करते हैं बलूच आर्मी जो है यहाँ पे उनका कनेक्शन, लेकिन आज तक उन्होंने कुछ सबूत पेश नहीं किया। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले वो टीटीपी नाम की एक ग्रुप भी थी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तो उनके नॉर्थ वेस्ट एरिया में एक्टिव थे, वो फिर से उन्होंने एक्यूज किया, देखो इंडिया कर रही है ये। और लेकिन आज तक उन्होंने कोई प्रूफ प्रेजेंट नहीं किया है कि देखिए ये है, लोग ट्रेन हुए हैं यहाँ पर, या यहाँ से हथियार जा रहे हो, या पैसा जा रहा हो, ये कुछ बात आज तक उन्होंने क्लैरिफाई मतलब ये बातें आधारहीन है, एक तरह से हम कहेंगे तो साफ भाषा में इसके आधारहीन कहना चाहिए कि वो बोल रहे हैं लेकिन उनके पास में उस बात का कोई बेबुनियाद एलिगेशंस है ये ज्यादातर। ठीक बात है। और थोड़ा वेस्ट चलते हैं, अफगानिस्तान। एक काफी डैमिंग रिपोर्ट आई है, एनवाईटी ने भी उसको पब्लिश किया है, वॉशिंगटन पोस्ट ने भी उसको पब्लिश किया है, कि अमेरिकन सोल्जर्स को लेकर के उन्हें शक है इस तरह की खबरों में कि रशिया ने उनके ऊपर बाउंटीज रखे हैं और वो बाउंटीज कैरी आउट किए गए हैं जो अफगान सोल्जर्स हैं
विद अलेज्ड लिंक्स टू तालिबान। अब ये एक बहुत लंबा कर्व हो गया, उन्होंने कोई भी चीज दावे के साथ नहीं कही है, लेकिन यूएस इंटेलिजेंस को इस बात का इस साल की शुरुआत से अंदेशा था और वो चीज अब पब्लिक हो रही है। और कुछ बैंक ट्रांजैक्शंस भी पोस्ट ने बाद में और एनवाईटी दोनों ने पब्लिश किए हैं कि जो उन बाउंटीज का पैसा उन्होंने उस तरह से दिया है। कितना आधार है इन बातों में, और क्या एक पूरा सर्कल अफगानिस्तान में हो अब खत्म हो गया है, जब पहले यूएस ने तालिबान को रशियंस के खिलाफ इस्तेमाल किया और अब रशियंस तालिबान को यूएस के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, ये अफगानिस्तान में जो ग्रेट गेम है बहुत पहले से चलता आ रहा है, काफी सालों से, मतलब 200-300 साल से वहां पे ग्रेट गेम हमेशा खेला जाता है। बहुत सारे जो बाहर वाले पावर्स आ जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, रशिया, ग्रेट ब्रिटेन और अब अमेरिका आ गई है 2001 के बाद। तो वहां पे हमेशा ये ग्रेट गेम चलता रहता है। और ये ग्रेट गेम कौन खेलता है? इसको जासूस, स्पाई एजेंसीज वगैरह वही प्ले करते हैं। और कभी कभी होता है कि देखिए, जैसे आपने कहा कि पहले जो है अमेरिका ने इन मुजाहिदीनों को ट्रेन किया था सोवियत यूनियन के खिलाफ, और फिर जब ये मुजाहिदीन पावर में आ गए थे, फिर पाकिस्तान आईएसआई ने तालिबान को ट्रेन किया उनके खिलाफ। तो ये पूरा जो अफगानिस्तान में इस तरह की एक सर्कुलर एक्टिविटी चलती रहती है, कोई कभी इस साइड पे रहता है, कभी उस साइड पे। तो ये जो लेटेस्ट है, मैं भी इसको एक्चुअली एक इंटेलिजेंस गेम मानता हूँ। ये कोई वो लोग भी जीआरयू का नाम ले रहे हैं उसमें जी, वो लोग भी जीआरयू का ही नाम ले रहे हैं कि वो जीआरयू लेड ऑपरेशंस हैं। ये हो सकता है ये, क्योंकि हमें पता नहीं। जीआरयू काफी एक्टिव हो चुका है, ये बात स्पष्ट है पिछले कई सालों से, मतलब 5-6 साल में। एफएसबी उतना एक्टिव नहीं है जितना जीआरयू, जो रशियन मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो दुनिया में सब जगह फैल चुके हैं। वो बहुत सारे थिएटर्स में एक्टिव है। हो सकता है ये उनका ये ऑपरेशन हो, या हमें ठीक से कुछ पता नहीं है। क्योंकि मैं मानता हूँ बहुत सारे इंटेलिजेंस ऑपरेशंस जो है, इसको एक करार दिया जाता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं स्मोक एंड मिरर्स, मतलब धुंध और आईना। हमें सच का कभी पता नहीं चलता है, जो हमें सच लगता है वो कुछ और सामने आता है। तो इस तरह का एक इंटेलिजेंस गेम है। मुझे लगता है, हो सकता है हमें ठीक से पता नहीं, लेकिन कि क्या है एक्चुअली सत्य क्या है, जब तक कि सबूत नहीं आए, लोग सामने ना आए एविडेंस के साथ, विटनेसेस को उन्होंने पेश किया। जैसे कि जीआरयू के काफी सारे ऑपरेशंस हुए पहले, जिनमें उनको जैसे वो सैलिसबरी वाले पॉइजनिंग केस में उन्होंने ट्रिपल्स में वो तो साफ-साफ पता चल गया था फादर। बिल्कुल, 2 लोगों को उन्होंने आइडेंटिफाई किया, देखो ये आए थे, एक फॉल्स पासपोर्ट बना के वो इन्फिल्ट्रेट किया उन्होंने, और उन्होंने ये ऑपरेशन कैरी आउट किया। जब तक कि हमने इस तरह के ठोस सबूत ना देखे, तो कहना बहुत मुश्किल है। आप आपके जो सारे सब जब बात हो रही है, वो एलिगेशंस पे है कि उनको कह रहे हैं ऐसे बैंक इन्होंने कैश ट्रांसफर्स किए वगैरह, उस टाइप का। जब तक कि हम ये ठोस सबूत नहीं देखे, तो इट्स डिफिकल्ट टू गिव एन ओपिनियन ऑन दिस। हाँ, और लोग ये भी कह रहे हैं कि किसे पता, ये व्हाइट हाउस लीक्स भी हो सकते हैं। मतलब क्या पता वहां से लीक निकला हो पेंटागन की तरफ से कि ये है, आपको इसको ये देखना चाहिए। ये पूरी तरह एक न्यूज रिपोर्ट ना हो। अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं। आखिरी चीज जो भारत से जुड़ी हुई है, एक और राइफल स्पेशल फोर्सेस के लिए सेना लेना चाहती है एफेंस कार, और इसका पता लोगों को बहुत अजीब तरह से चला जब एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर, जो एक प्राइवेट कंपनी है बैंगलोर में, एसएसएस डिफेंस, उन्होंने एक ट्वीट थ्रेड डाल दिया है और वो पब्लिकली अवेलेबल है। इस तरह रक्षा सौदों पे छीछालेदर हमारे यहाँ नहीं होती है, बहुत बाद में हमको किसी और रेडियो स्टेशन से सुनाई आता है। ये क्या मुद्दा है, ये क्या राइफल है, और इस चीज को लेके विवाद क्यों हो रहा है संदीप? देखिए, पहले तो इंडियन आर्म फोर्सेस ने अपनी जो राइफल्स है, काफी सालों से उन्होंने चेंज नहीं किया है। एटलीस्ट 10 इयर्स से इनकी जो रिक्वायरमेंट्स पेंडिंग थे। इंसास को एक तो उनको रिप्लेस करना था, और ये जो इन्फेंट्री किट मॉडर्नाइज करने की बहुत जरूरत पड़ी थी उनको। लेकिन क्या हुआ है कि आर्मी जिस डायरेक्शन में वो चली गई है, वो काफी विचित्र लग रहा है हमें, क्योंकि एक साथ वो 3 अलग अलग राइफल्स और अलग अलग जो फायर करती है, वो उस तरह के प्रोक्योरमेंट्स में चले गए हैं। जैसे कि आप 7.62x51 जो एक 6 और का उन्होंने खरीदा, हमने बात किया एक पिछले एपिसोड में भी। और फिर AK-203 जो AK-47 का सबसे मॉडर्न जो एक है,
और तीसरा जो है एक कैराकल नाम की एक हथियार ले रहे हैं जो कार्बाइन है 5.56x45। तो कोई आर्मी ऐसा नहीं होगा कि ये दुनिया में जो 3 अलग अलग कैलिबर के राइफल्स यूज कर रहे हो एक साथ। आप जो भी देश देख लो, चाइना हो या यूएस हो या रशिया, यूके, सब एक कैलिबर के राइफल यूज करते हैं, अलग टाइप के होते हैं, नॉर्मल लॉन्ग बैरल या शॉर्ट बैरल, लेकिन जो गोली चलती है उससे वो एक ही होती है, ताकि मतलब कोई लॉजिस्टिकल कॉम्प्लिकेशंस ना हो वगैरह वगैरह। तो लेकिन इसमें क्या हुआ है कि एक तो आपने सारी जो इतने सारे राइफल्स रख दिए, अलग अलग एम्यूनिशन आ गए हैं, तो इससे काफी सारा केओस पैदा हो सकता है। ये जो राइफल की बात कर रहे हैं आप, स्कार जो है एक स्पेशलिस्ट राइफल है, उतने नंबर्स में नहीं आएंगे, ये स्पेशल फोर्सेस के लिए ही ली जा रही है, यही कहा गया। बहुत स्मॉल रिक्वायरमेंट है, लेकिन इसका जो एक मुझे बताया जा रहा है जो कि इसकी जो एम्यूनिशन है, हो सकता है इंपोर्टेड एम्यूनिशन आ जाए इसके साथ। तो ये काफी चिंता का विषय है कि अगर आप राइफल भी इंपोर्टेड ले रहे हो और एम्यूनिशन भी इंपोर्टेड ले रहे हो, तो इससे मतलब आपकी जो डिपेंडेंस है एक्सटर्नल सोर्सेस पे बढ़ जाती है, और आपकी जो आत्मनिर्भरता वगैरह जो आप स्लोगन्स करते हो वो मतलब इट फॉल्स फ्लैट। और जो स्मॉल आर्म्स मैं समझता हूँ एक एरिया है जो इतनी हाईटेक एरिया नहीं है, बहुत इजीली हम अपने देश में ही उसे बना सकते हैं। ये बाहर के देश की इंपोर्टेड आर्म्स यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, और वो भी जिस स्केल पे हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तब 3-3, 4-4 प्रोड्यूसर से आप खरीद रहे हो। भले ही अब कुछ इसके जो कुछ प्रोक्योरमेंट से स्मॉल क्वांटिटीज में हो, लेकिन फिर भी जो है आपके जो आत्मनिर्भरता के है उसको एक काफी धक्का लग सकता है। और यही कह रहा है एसएस डिफेंस, उन्होंने अपने ट्वीट्स में भी यही लिखा है कि आत्मनिर्भर भारत का सोल किधर है। बिल्कुल बिल्कुल, उनका मैं समझ सकता हूँ उनकी क्या ये कठिनाई है, वो उनकी क्या डिप्रेशन है कि आप अगर मतलब इतने स्मॉल प्रोक्योरमेंट्स के लिए भी, जैसे स्मॉल आर्म्स जो है, इतने लो टेक प्रोक्योरमेंट्स के लिए अभी आप इंपोर्ट कर रहे हो, तो फिर हमारा क्या होगा, उस टाइप का है। तो एक्चुअली और तो फिर बड़े सिस्टम्स आप लोगे ही नहीं कभी इंडियन वेंडर से, जब आप राइफल नहीं खरीद सकते तो। छोटे, और वो भी कहते हैं कि आप स्मॉल क्वांटिटीज ही ले लीजिए, लेकिन आप इस इंडस्ट्री को स्टेबलाइज कर दीजिए। जब तक आप ऑर्डर्स नहीं दोगे छोटे इंडस्ट्रीज को, मैंने कहता हूँ सिर्फ एक इंडस्ट्री को देना, आप ये कॉन्टेस्ट कर दीजिए, ओपन कर दीजिए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को भी बुला लीजिए, प्राइवेट सेक्टर को बुला, लेकिन इंडिजिनस आर्म्स जब तक हम नहीं बनाते हैं, जब तक हमें कॉन्फिडेंस नहीं आए कि हम अपने खुद हथियार बना सकते हैं, आप आगे नहीं बढ़ सकते। वही मेरा मानना है। ठीक बात है। तो इस पूरे विवाद से मतलब ये चीज निकल के आती है, क्योंकि लोगों को ये इस तरह के विवाद काफी जूसी लगते हैं। लोग कहते हैं यहाँ से ये कॉन्स्पिरेसी, वहां से ये कॉन्स्पिरेसी, लेकिन जो मुख्य बात वो ये है कि हमारे अपने वेंडर्स को मौका मिलना चाहिए, चाहे वो वेंडर कोई भी हो। आखिरी सेक्शन रखवाले का, जिसमें हम दर्शकों के सवाल लेते हैं। अलग अलग सवाल इस बार हैं, पिछले बार के एपिसोड में जो कमेंट्स लोगों ने किए, बड़ा अजीब सवाल है, लेकिन लोग इस तरह की बातें करते हैं। एक नीरज खंगले हैं, उन्होंने कहा है कि शिव और संदीप आप दोनों के लिए, शिव नहीं है वैसे इस बार, कि क्या हम पीओके लेके चाइनीज के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं? देखिए, ये पीओके लेना बहुत ही एक मुश्किल बात है। कहने में काफी आसान है। अगर जैसे कि आर्मी चीफ को भी ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर कोई पॉलिटिकल डिसीजन है तो फिर हम सोच सकते हैं, और ये नहीं है कि आप मतलब इट कैन बी डन वेरी क्विकली। ये तो बहुत ही बड़ा एरिया है, और यू विल हैव टू गो टू वॉर। फ्रैंकली देयर इज नो अदर ऑप्शन। आपको जंग लड़के ये लेना होगा, कोई आपको ऐसे टेरिटरी देगा नहीं। और खास करके 21st सेंचुरी में अब ऑलमोस्ट इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल नाउ मैप्स को रीड्रॉ करना, क्योंकि आप समझ लीजिए पीओके में अब जो है लोग बस चुके हैं वहां पर। पाकिस्तान उनकी निकल आ गई है वहां, रिक्रूट करती है वहां से। चाइना के जो है हाईवेज वहां से गुजर जाते हैं। तो एक्चुअली इट्स नॉट अ वेरी इजी थिंग। तो आपको एक्चुअली फोकस करना है कि व्हाट इज डूएबल। तो उस पर अगर आप फोकस करोगे तो पीओके विल नॉट बिकम सो मच ऑफ प्रायोरिटी। वो तो इट इज गिवन द रिसोर्सेस जो हमारे रिसोर्सेस हैं आज के दौर पे, वी कैन नॉट कैप्चर इट सो इजीली। वही ठीक बात है। नीरज, आपको जवाब मिला होगा। दूसरा सवाल सुदीप का है, ये देखते रहते हैं शो लगातार। ये कह रहे हैं कि क्या फिलहाल चाइना के साथ में हमारी आर्मी एंगेज कर रही है, ये कह रहे हैं कि क्या बाकी फोर्सेस के लिए भी कोई रोल हो सकता है?
क्या हम हमारी नौसेना का इस्तेमाल करके चीन के ऊपर दबाव डाल सकते हैं, क्योंकि चीन की अपनी सप्लाईज भी तो इंडियन ओशन से जाती हैं? निखिल, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इंडियन नेवी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है उनका, लेकिन जब तक कि आपने कुछ जब तक आप अगर इनका यूज जो होगा वो लास्ट फेज में ही होगा, कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे होगा। ये हॉस्टेज इस तरह की जो स्टैंड ऑफ है उसमें मुझे नहीं लगता है नेवी को आप फर्स्ट रिजॉर्ट के लिए यूज कर सकते हैं, कि काफी सारे कॉम्प्लिकेशन आपको समझना होगा कि इंडियन ओशन जो एरिया है जहां से शिप्स सब गुजरते हैं वो एक्चुअली इंटरनेशनल वाटर्स है, और अगर आप जबरदस्ती जाके किसी शिप को रोको या हैरेस करोगे तो वो काफी सारे प्रॉब्लम्स हम पे आ सकते हैं। जबकि हम कहते हैं कि हमें यूनाइटेड नेशंस की जो कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सीज है, फ्री एंड फेयर नेविगेशन की जो बातें करते हैं, हम हमें अक्सर करते हैं साउथ चाइना सी में भी इस तरह के हम हमेशा कहते हैं कि देखिए फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए। तो उस सिलसिले में अगर हम सेम चीज अगर इंडियन ओशन में करने लगेंगे तो फिर हमें तो गलती की तरह होगा। तो यही काफी सारे प्रॉब्लम्स है। इंडियन नेवी का इस्तेमाल तब हो सकता है जब फुल स्केल वॉर हो जाए, अगर गॉड फॉरबिड इंडिया और चाइना के बीच में कभी हो सकता है तो तभी इनका इस्तेमाल हो सकता है एक वॉर में। फिर चाइनीज नेवी भी आ सब सकती है, कुछ ही आप इस्तेमाल करेंगे, आर्मी फिर सब कुछ इस्तेमाल कर। लेकिन इस तरह की जो सिचुएशन है कि आप स्टैंड ऑफ पे हैं, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स वहां पे तैनात है, पीएलए और पीएलएएफ वहां पे तैनात है, और इस सिलसिले में नेवी का उतना यूज नहीं होगा, मेरा ये मानना है। ठीक बात है। एक आखिरी सवाल, ट्रुथ सीकर नाम के एक यूजर है, इनका कमेंट पूरा डिस्प्ले करना हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन जो इनका ऊपर का सवाल है वो काफी महत्वपूर्ण है। ये पूछ रहे हैं कि रॉ क्यों जो एलएसी पे जो बिल्डअप हुआ और जो नॉर्दर्न आर्मी नॉर्दर्न कमांड जो थी हमारी, उसके जो लीडर्स थे वो क्यों इस बात को पकड़ने में नाकाम रहे, वहां पे एक भारी बिल्डअप हो रहा है। बेसिकली ये बात कर रहे हैं कि हमारा इंटेलिजेंस सेटअप क्या कर रहा था। एक बहुत ही वैलिड सवाल है निखिल, और इसका एक जवाब ये है, मेरे पास इतना इंफॉर्मेशन नहीं है इस चीज पे कि क्या हो रहा था एग्जैक्टली, हम क्या ट्रैक कर रहे थे क्या नहीं ट्रैक कर रहे थे। लेकिन हमारा जो मानना ये है कि ये चीन के जो मोबिलाइजेशन हुए, मोबिलाइजेशन एक चीज है जहां अगर आपको मूव करना हो तो आपको मोबिलाइज करना होगा। इतने सारे जो डिविजन्स हैं काफी सारा नॉर्मली पिकअप हो जाते हैं, बहुत ही आसानी से पिकअप हो जाते हैं सैटेलाइट्स पे। इनके मूवमेंट्स इस 21st सेंचुरी 2020 में छुपाए रखना बहुत ही मुश्किल है। तो उन्होंने काफी सालों से एक तरह के जो डिस्गाइज किया उनको, मिलिट्री मोबिलाइजेशन करते, मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते आ रहे थे 2017 से। तो हर जनवरी साल के शुरुआत में वो एक मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते थे, और इस साल भी उन्होंने ऐसे ही किया उन्होंने। और हमने सिर्फ ये मिस किया कि वो मिलिट्री एक्सरसाइज मोबिलाइजेशन में जो कन्वर्ट हो गए और वो बॉर्डर पे आके बैठ गए, वो विंडो हम मिस कर चुके थे। तो जब तक वो हो गया इट वाज टू लेट। वो आके बैठ गए थे बॉर्डर पे, और फिर वहां से उन्होंने इंट्रूजन्स का ये पैटर्न शुरू किया था। तो वो मुझे लगता है वो मतलब हम इंटेंशंस रीड नहीं कर पाए उस मिलिट्री बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने निखिल। वो जो इंटेंशंस हमने ये कि जब वहां का जो एक्सरसाइज था वो कब सडनली एक मोबिलाइजेशन में टर्न हो गया, शायद ये रीड करने में हमें देरी हो गई, और इसी वजह से हम एक लंबे स्टैंड ऑफ पे आ गए। और उससे पहले भी निखिल बहुत सारे साइंस आते हैं जो जिससे हमें पता लगता है कि देखिए इनकी जो इंटेंशन है कुछ करने का है, क्योंकि अगर आपने देखा हो 2019 में इंट्रूजन्स के पैटर्न्स बढ़ते आ रहे थे। 2018 और 2019 की जो इंट्रूजन्स है ऑलमोस्ट डबल हो चुके थे। तो वही एक पैटर्न बता रहा था आपको कि शायद आगे कुछ हो सकता है। बिल्कुल। तो ये समझने में शायद हमें देरी हो गई, और इसी वजह से ये जो है ये डेडलॉक हो गया है बॉर्डर पे। अगर क्या इसे बोलिए प्लीज कंटिन्यू। नहीं तो अगर हो सकता था अगर हमने पहले ही इसको रीड किया हो, उनकी मूवमेंट्स जो है काफी सस्पिशियस लग रहे हैं, और जैसे वो मूव करते हैं हम फौरन उसी को काउंटर मोबिलाइज करके आगे बैठ सकते थे, हाँ। और रोक सकते थे, उनकी जो इंट्रूजन है वो रोक सकते थे। तो वही
पढ़ने में हमें काफी देरी हो गई, इंटेंशंस पता करने में देरी हो गई। क्या इसे भी एक लेसन की तरह लिया जाएगा जो हमारा इस साल का एक्सपीरियंस रहा है चीन के साथ में, कि इंटेलिजेंस को थोड़ा सा और शार्प होना होगा आई गेस बॉर्डर्स को लेकर के? निखिल, इंटेलिजेंस के अलावा मुझे लगता है एनालिसिस शार्प करना होगा हमें, क्योंकि जैसे कि कारगिल के वक्त भी हमने देखा है कि काफी सारा जो इंटेलिजेंस आता रहा था, लेकिन हमने इसको ठीक से एनालाइज नहीं किया। वो जो बिग पिक्चर जो बनाते, इंटेलिजेंस जो है ना, इट कम्स इन लिटिल पीसेस। जैसे एक तस्वीर का जो है काफी सारे जो जिगसॉ पजल के जो है पीसेस आते हैं, कोई बैठ के उसे एक्चुअली अगर पीस कर किया होता इधर दिल्ली में, तो हमें एक पूरा एक कंप्लीट पिक्चर मिल जाता। तो वो किया नहीं किसी ने, कि इनकी इंटेंशंस क्या थे 2018 से 19, वो काफी मोबिलाइज कर रहे थे वगैरह। ऑल दीज व्हेन दीज थिंग्स आर ऑल एडेड टुगेदर, इट मेक्स अ बिग पिक्चर। तो वो बिग पिक्चर बनाने में काफी देरी हो गई। जैसे बिल्कुल कारगिल टाइप का ये एक कारगिल के रनअप में भी उन्होंने ये मिस किया था। और एक्चुअली मैं कहना चाहता हूँ इस कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे आपने इंटेंशन सही रीड करके आपने प्रिएम्प्टिव एक्शन जहां पे लिया हो, ये किया है हमने सियाचिन में 1984 ऑपरेशन मेघदूत में, आपको याद है। और वो हिस्ट्री है, बिल्कुल हिस्ट्री है, लेकिन हमें एक्चुअली इससे सीखना चाहिए कि कैसे हमने मूव किया है करेक्टली सिचुएशन को रीड करते वक्त। जैसे सियाचिन के वक्त यूरोप में एक मिलिट्री डेलीगेशन गए थे पाकिस्तान के, वो हाई ऑल्टीट्यूड क्लोथिंग शॉप कर रहे थे काफी नंबर्स में। तो तब उन्होंने, वो एम्बेसी ने अलर्ट किया हमारे एजेंसीज को, ये आके बहुत सारी हाई ऑल्टीट्यूड क्लोथिंग खरीदने लगे, इसका मतलब वो कुछ मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे थे। और तब उन्होंने पीस किया, देखिए सियाचिन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमने काउंटर मूव करके वहां पहले आके बैठ गए उनसे। तो वो 36 इयर्स हो गया। तो इस तरह के जो है हमें हमेशा वी शुड बी ऑन द अलर्ट एंड लुक फॉर पीस ऑफ इंटेलिजेंस दैट विल मेक द बिग पिक्चर। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक और ये दर्शक जिन नीति निर्धारकों को चुनते हैं वो सारे लोग इसी तरह की सेंसिबिलिटीज को अपने बर्ताव में रखें। जब वो नीतियां बनाएं तो वो इन सारी चीजों को ध्यान में रखें। यही इस शो का मकसद भी है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप हमें वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों का भी जिन्होंने ये एपिसोड देखा। धन्यवाद।